प्राचार्य महोदय शशांक जी, हमारी मैनेजर सुरेंद्र जी, सभी ऑफिस की टीम और समस्त आलोक संस्थान के वे सभी अध्यापक, कार्यकर्ता, मैं कर्मचारी शब्द नहीं काम में ले रहा हूं, जो अभी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं, उन सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं वो सब बातें नहीं दोहराऊंगा जो शशांक जी ने आपसे कही, और चूंकि अब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव हूं तो उन बातों को यहां नहीं दोहराना चाहता। लेकिन एक विषय जो मैं आप सबके बीच आज रखने जा रहा हूं, और चूंकि मैं जिस दर्शन और जिस विचारधारा की बात आलोक की हम करते हैं उसको समय समय पर आप तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचे और अध्यापकों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक वो बात पहुंचे, इसके लिए आज मैं ये बात कहने जा रहा हूं। विपरीत परिस्थिति में कोविड-19 कह लीजिए, कोरोना बोल लीजिए, महामारी बोल लीजिए, उस विपरीत परिस्थिति में जो एक समाज को एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में हर व्यक्ति चिंता करता है, सोचता है, और वो संस्थाएं जिन्होंने, जो संस्था शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सो कॉल्ड दुकान वाले स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उन संस्थानों ने जिन्होंने इस देश को बहुत बड़े बड़े महापुरुष दिए, ऐसे प्रतिष्ठित विद्या संस्थानों के बारे में जिस तरह से एक चलन हुआ और जिस तरह से उसका, उनकी प्रतिष्ठा का पतन करने की कोशिश की गई, वो समाज के लिए चिंता का विषय है। जिन शिक्षण संस्थानों को, जिन आचार्य कुलम को एक सम्माननीय, पूजनीय दृष्टि से देखा जाता था, उनको आज किस तरह, किस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, ये जरूर समाज को एक प्रश्न चिन्ह मैं इस अवसर पर सार्वजनिक मंच से देना चाहता हूं। वर्तमान के साथ अब मैं फिर अतीत में जा रहा हूं, जहां पर मैं आपको एक बहुत ऐसा ऑफबीट बात कहने जा रहा हूं जो शायद आपको लगेगी यार किस समय की बात कर रहे हैं, और मुझे भी जब ये बात सुनी थी तो मुझे बहुत ऐसा ही लगा था कि ये कौन से साइन की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैं उस कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। विषय था अखंड भारत दिवस। क्या वर्तमान समय में इस अखंड भारत दिवस की क्या प्रासंगिकता है, और क्यों कर स्कूलों के बच्चों को यह बात सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को सोचना चाहिए। मैं ये बात आपको एक चिंतन के लिए देना चाह रहा हूं कि हमारा देश, अभी भी हमारे देश के ऊपर विस्तारवादी ताकतों ने अभी नजर जमाई हुई है, अभी खतरा टला नहीं है। इसलिए आज ज्यादा प्रासंगिक है कि यह देश जिसको ब्रह्मव्रत कहा जाता था, आज भी अब जब हम संकल्प लेते हैं तब जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे 3 शब्द बोलते हैं। जम्बूद्वीप है, यह जम्बूद्वीप किधर है? यह नवद्वीप शब्द था जो भारत को अफगानिस्तान से लेकर 9 द्वीपों से मिलाते हुए मंगोलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब इसी अखंड भारत का हिस्सा थे। ये श्रीलंका, ये भारत का हिस्सा था। नेपाल, भूटान, हिमालय, ये सब पूरा एक, इसको आर्यावर्त बोला गया। मनुस्मृति में इसी आर्यावर्त को हमने, हमारे नए नए परिभाषित करने वाले लोगों ने, आर्य बाहर से आए थे। मूर्खों, आर्य बाहर से नहीं है, आर्य शब्द संज्ञावाचक है। यह किसने बोल दिया? यह विशेषण है।
आर्य का मतलब श्रेष्ठ, कृणवंतो विश्व आर्यम। हम भारत को, जैसे हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। कृणवंतो विश्व आर्यम, यह सोच देने वाला भारतवर्ष धीरे धीरे ऐसा समझ लीजिए कि पहले हाथ कट गया, फिर दूसरा हाथ कट गया, फिर टांगे कट गई, केवल ये धड़ रह गया। ये क्यों हुआ? प्रश्न ये है। अभी सोशल मीडिया पे भी जो एक प्रश्न चला था, उसका उत्तर मैं आज इस सार्वजनिक मंच से दूंगा। ये सारा काम हमारी इस देश में नहीं, पूरे विश्व में यदि कोई एक धर्म था, वो सनातन संस्कृति, केवल एक ही धर्म था। उसके बाद ये सारे बात के धर्म है, यानी हम सब एक थे, पूरा विश्व एक था। और सनातन जो वेदों के समय से जो धर्म चला आया, वही सनातन धर्म है। हिंदू शब्द किसी ने वेद में पढ़ा हो तो मुझे बता दीजिए, किसी ने महाभारत में पढ़ा हो तो बता दीजिए। हिंदू जीवन पद्धति है, ये शब्द बाद में आया है। हमारा धर्म सनातन धर्म है और हम सब सनातनी हैं। हम नहीं, पूरा विश्व सनातनी है। लेकिन कालांतर में 8वीं सदी में जब मुसलमानों का प्रवेश इस देश में हुआ, उसी दिन से विभाजन की ये पहली रेखा बांट दी गई, उसी दिन उसकी नींव रख दी गई। हमने अपने इस विचार से कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हमारी संस्कृति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बहुत सोचे समझे तरीके से आज अफगानिस्तान में जिन सिखों का राज था, हमारे इस देश के इस मेवाड़ भूमि के बापारावल का राज परचम अफगानिस्तान तक फहराता था। लेकिन वो सिकुड़ते सिकुड़ते कैसा हुआ, अफगानिस्तान पहले तोड़ा गया। उसके बाद आप सबको पता, अंग्रेजों ने अपनी नीति के साथ इस भारतवर्ष को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया, पाकिस्तान बना दिया। वो पाकिस्तान के भी दो टुकड़े हुए, एक इधर एक उधर। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान ने ये कहा था कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, ये देश बांग्लादेश पंथ निरपेक्ष होगा। लेकिन वहां भी मुस्लिम बाहुल्य बढ़ता चला गया और अंततः वह भी एक मुस्लिम राष्ट्र हुआ और वह भी अलग हुआ। सिंहली और तमिलों ने, जिन्होंने श्रीलंका को बढ़ाया, वो हमारे भारतवर्ष के, भारत का अखंड हिस्सा था, उसको भी धर्म के आधार पर विखंडित कर दिया गया। सभी राष्ट्र विखंडित होते चले गए। लेकिन मैं उनकी तारीफ करूंगा, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे लोग, जिन्होंने धर्म तो परिवर्तित हो गया लेकिन अपनी सनातन संस्कृति के उन पद चिन्हों को, उनकी अपनी अतीत की गौरवमयी थाती को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आज क्या प्रासंगिकता है? क्यों इस देश में अखंड भारत दिवस से क्या हो जाएगा? क्या पूरी दुनिया वापस एक हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन एक काम होगा कि हम अपने देश के उन हिस्सों को बचाकर रख सकेंगे जो अब भी तोड़ने के लिए कोशिश जारी है। अरुणाचल पर गिद्ध नजर है, लद्दाख पर गिद्ध नजर है, कश्मीर अभी तक शांत नहीं है। ये सब तोड़ने के, आप कश्मीर की स्थिति को नहीं जानते। कश्मीर की स्थिति, कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है, वो हमारी दुनिया में भारतवर्ष की सबसे स्ट्रांग सुरक्षा वाल अगर कोई है तो वो कश्मीर है। जिस दिन कश्मीर का गेट खुल जाएगा, इस भारत को अंदर घुसते हुए देर नहीं करेंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मरते मर जाएंगे मगर ये इस देश की मिट्टी का कण भी नहीं देंगे। ये जो नारा है, केवल नारा नहीं है। कई लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर जो बातें उठाई, इस अखंड भारत दिवस को इसलिए इन बच्चों को बताने की आवश्यकता है, जिस गौरवमयी सनातन संस्कृति के हम वाहक हैं, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको एजुकेट करना पड़ेगा। टीचर्स के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आलोक जिस दर्शन को लेकर चलता है, जिस सिद्धांत को लेकर चलता है, हमारे ऊपर कई बार लोग कहते हैं आप हिंदू धर्म, हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते, हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं। इस देश की जो संस्कृति है उसकी बात करते हैं। इसलिए मैं बार बार इस सार्वजनिक मंच पर भी यह कहना चाहता हूं कि आलोक वो एक आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो सारे जिन मूल्यों की बात की गई है, वो सारे मूल्य आलोक पिछले 53 वर्षों से अपने रोजमर्रा के कार्यक्रमों में जोड़ता चला आया है। और मुझे कहते हैं गर्व है कि जिन एक्टिविटीज को लेकर समाज में बड़ी निंदा होती थी कि आप बहुत एक्टिविटीज कराते, आज ये खुशी की बात है कि वो सारा पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है।
इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ द कैरिकुलम नाउ। इसलिए हम समय से बहुत पहले सोचते हैं। जब आज की बात नई शिक्षा नीति में जब 3 तरह के विकल्प की बात आ रही कि एक बच्चा एनालिसिस करेगा, एक उसका साथी करेगा, एक टीचर करेगा, एक पेरेंट करेगा, वो हमने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कितने साल पहले, 25 साल पहले बना लिया था। वो रिकॉर्ड लाइब्रेरी में पड़ा, जब टीचर्स ने बोला था कि ये तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी, आज वही फॉर्मेलिटी वापस आपको करने के लिए मजबूर कर रही है। कौन कर रहा है? नई शिक्षा नीति। हम समय से पहले चले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी उस बात को समय से पहले आत्मसात करने वाले लोगों की टीम नहीं तैयार हो पाई। आज मजबूरी में सही, लेकिन उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि इस देश की संस्कृति को बचाए रखना है तो सनातन संस्कृति के उन जीवन मूल्यों को स्थापना करनी पड़ेगी, और वो स्थापना करने के लिए आलोक कितने ही वर्षों से प्रयत्नशील है। अभी सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा, उसका भी मैं इस सार्वजनिक मंच से जवाब देता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन इतिहास में मेरी रुचि है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा की गलती की वजह से मुगलों ने इस देश पर कब्जा कर लिया। मुगल आए ही राणा सांगा की वजह से। उनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। हां, राणा सांगा से एक गलती हुई कि वे खानवा के युद्ध में बाबर से जब लड़ते हुए उनको जिस तरह से लड़ना चाहिए था वो जीत भी चुके थे, लेकिन कुछ निर्णायक गलतियां हो गई। उस गलतियों में से एक वो भी थी, राणा सांगा घायल हो गए और उस खानवा के युद्ध में उनकी हार हुई। बाबर अपने मुगल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ और वो अंतिम हिंदुआ सूर्य साबित हुए। ये लोग कहते हैं, उन पर यह आरोप लगता है मुगल साम्राज्य को, लेकिन जो इतिहास है, कौन पढ़ाता है इतिहास? यहां कोई है इतिहास के, हिस्ट्री के कोई? तरुणा दीदी। इस देश में सबसे पहली गलती किसी ने की, वो लोदी साम्राज्य के इब्राहिम लोदी ने की। उसने, बाबर जब आया उसके पास 12,000 की सेना थी, लेकिन इनके पास कितनी सेना थी? 50,000 से अधिक सैनिक थे। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 12,000 सैनिक, लेकिन ये 50,000 सैनिक इस राज्य के आपस में कोई तालमेल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और वो 12,000 सैनिकों ने आक्रमण करके उस इब्राहिम लोदी के उस लोदी सल्तनत का अंत कर दिया। वहां से बाबर के मुगल साम्राज्य का पहला कदम हिंदुस्तान में रखा। वो इस इब्राहिम लोदी की गलती थी, न कि राणा सांगा की गलती थी। इतिहास को गलत नहीं पढ़ाना चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में जिस तरह से विवाद हुए, उस पर भी हमको ज्यादा लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि हम मेवाड़ के लोग हैं, लेकिन यह प्रश्न जरूर हमारे सामने है कि हमने अपने निजी स्वार्थों के लिए जब सोचना शुरू किया, तब से हम बिखरते चले गए। इस देश के बारे में कौन सोचेगा? आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मुगल हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इस देश की जो वैदिक हिस्ट्री उसको तो कोई पढ़ा नहीं रहा। और अब वो वैदिक हिस्ट्री हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सरस्वती नदी की जो संस्कृति है वो कपोल कल्पना नहीं है। वो सरस्वती नदी के अवशेष मिल गए हैं। अब उस सरस्वती नदी के पीछे, जिसको तुम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हो, दरअसल वो सरस्वती सभ्यता है। वो सरस्वती सभ्यता ही इस देश के मूल स्वरूप को आगे लाने में सफल होगी। और यह भी तय है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये इसको कोई दुनिया की ताकत अब रोकने की स्थिति में नहीं है। न तो कोरोना रोक पाएगा, न कोई चाइना रोक पाएगा, यह तय है। लेकिन वो तब होगा जब इस देश का शिक्षक जागेगा और वह खुद गर्व कर सकेगा। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है। तरुणा दीदी, आपको पता होना चाहिए, हम कभी चर्चा नहीं करते, लेकिन आज मैं करूंगा उसकी चर्चा। आज के दिन अरविंद घोष का जन्मदिन है। वो पूरी तरह अंग्रेज थे, लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों की सच्चाई जानकर ब्रिटेन में जाकर देखी, तब उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। और उसके बाद वो विशुद्ध भारतीय बनकर वैदिक संस्कृति का परचम फहराने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी बने, जिसने इस दुनिया को पाठ पढ़ाया कि यदि इस विश्व को यदि कोई सम्यक शिक्षा दे सकता है, विश्व को कोई
उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई एक संस्कृति हो सकती है तो वो भारतीय संस्कृति हो सकती है। ये केवल भाषणों से नहीं होगी। हमको हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है, अंग्रेजी बोलना चाहिए, लेकिन हमें हिंदी को दोयम दर्जे का समझकर, उसको अपमानित समझकर भारतीयता की बात करने वाले दोयम दर्जे के होते थे। ये सोच को बदलते बदलते अब ये आने वाला समय ये कह रहा है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाइए। सरकार ने ये नहीं कहा आप हिंदी में पढ़ाइए, उन्होंने कहा कि जो उसकी मदर टंग है उसमें पढ़ाइए। तो हमें अपनी भाषाओं पर ही गर्व नहीं। मैं इस मेवाड़ की बात करता हूं। हमारे परिवारों में, मेरे ही परिवार में, हम मेवाड़ी बोलने वाली एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। बोलते ही नहीं, आपस में बात ही नहीं करते। एक सिंधी मिलेगा तो सिंधी में बात करेगा, एक पंजाबी मिलेगा पंजाबी में बात करेगा, एक गुजराती मिलेगा गुजराती में बात करेगा, दो मेवाड़ी मिलेंगे हिंदी में बात करेंगे। मेवाड़ी में बात नहीं करेगा, वो कहेगा मेवाड़ी मतलब दोयम दर्जे का घटिया स्तर का आदमी है, इसको कुछ नहीं आता दिखता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम जड़ों की ओर नहीं लौटे तो हम खोखले हो जाएंगे और हम वो धोबी का कुंथा, घर का न गाट का, मैंने सबको बताया, ये वो धोबी का कुंथा है, तो हम कहीं के नहीं रहने वाले। ये समय आया है, समय ने करवट ली है, अभी सोचने का समय मिल रहा है बहुत बुरा समय है। ये बुरा समय भी निकल जाएगा। इन चैलेंजेस को सामना करने के लिए मैं बार बार उस बात को दोहराता हूं कि जो पौधे सामान्य तूफानों में गमलों को उठाकर अंदर रख दिया जाता है, वो पहली बारिश और तूफान में धराशायी हो जाते हैं, उनकी जड़ें अंदर मिट्टी में पकड़ नहीं कर पाती। इसलिए छोटे छोटे तूफानों का सामना करने की ताकत बच्चों को देनी चाहिए। हमने सबसे पहले वो काम किया जो दुनिया अब कर रही है। हमने ये यहां बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, तरुणा दीदी बैठे हैं, आचार्य जी ने 1 साल तक यहां पर किसी पियोन को सफाई के लिए नहीं लगाया था। 1 साल ये चलाया था सभी अभियान कि सभी बच्चे अपनी क्लास की सफाई खुद करेंगे, कोई पियोन नहीं होगा। और वो पूरा वर्ष उस स्वच्छता का काम चला। उसके पीछे भावना ये थी डिग्निटी ऑफ लेबर। और इसी वर्ड को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के उल्लेख में ये बात बोली कि डिग्निटी ऑफ लेबर इस एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात श्रद्धेय आचार्य जी कितने साल पहले कह गए। स्वच्छता अभियान की बात के साथ पॉलीथीन का अभियान, 27 साल से हम पॉलीथीन का अभियान चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अब चलाया। एक बार हमने जब झाड़ू लगवाया और यहां पर ईंटें उठवाई तो अखबार ने छापा कि बच्चों से झाड़ू लगवाया और ईंटें उठवाई। आज डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते हैं, प्रधानमंत्री थाने के बाहर झाड़ू लगाते हैं, मीडिया उसको वाह वाह करता है। ये सोच बदल गई। अभी आज एक कहानी नहीं सुनाई कि सोच नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप क्या देखना चाह रहे हो और असला सच्चाई क्या है वो देखने की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं तो ठीक है देश के सब कोनों में घूमा हूं, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। अभी भी विघटनकारी ताकतें, आप क्या सोचते सरकारों से विघटनकारी ताकतें रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। केवल एकमात्र महामंत्र है, वो है शिक्षा। आज रशिया के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि शिक्षक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो वो अभी कह रहे हैं, हम तो सदियों से कह रहे हैं आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। यानी शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है। गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हम तो ये कहते रहे। हमारे पंथों को अलग करने की कोशिश, सिख समाज को हिंदू धर्म का हिस्सा है, सनातन संस्कृति का हिस्सा है, उसको बोला जा रहा है सिख अलग धर्म है। अरे सिख बने, सिख का मतलब है शिष्य। किसकी रक्षा के लिए बने? हिंदुओं के सनातन धर्म की रक्षा के लिए बने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने वाले सिख गुरु थे सबसे पहले। इसलिए समाज को जोड़ने की दिशा में यदि सबसे इंपॉर्टेंट कोई रोल प्ले कर सकता है, राजनीतिज्ञ नहीं कर सकते, सरकारें नहीं कर सकती, शिक्षक कर सकता है, शिक्षक कर सकता है। इसलिए मैं इस अवसर पर मैं यह नहीं कहता कि हम किसी जमाने में चाइना के पास तक हमारी बॉर्डर थी, किसी जमाने में अफगानिस्तान तक थी। भौगोलिक सीमाओं की बात मैं कर भी नहीं रहा। हमारी राष्ट्रीयता का मतलब कोई विस्तारवाद नहीं है। हमारी राष्ट्रीयता का मतलब हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें संस्कृति में बसी हुई है, और उसी संस्कृति को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी हम शिक्षा के माध्यम से, आलोक जैसे संस्थान कर रहे हैं।
आज भले ही कोरोना काल में कुछ भी है, लेकिन हम अपनी संस्कृति के जिन जड़ों की बात हम कर रहे हैं वो नियमित कर रहे हैं। हमारी अगर हमारा ध्यान है तो वो संस्कृति का हिस्सा है, वो योग है तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब पहली बार योग की बात हमने करी, लोगों ने मजाक बनाई थी, पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा क्या? उस समय पाठ्यक्रम बना दिया हमने। आज अनिवार्य रूप से योग आपको पढ़ना पड़ेगा और वो कैरिकुलम का हिस्सा होगा जिसके नंबर मिलेंगे। ये हमने किया। हम उन सभी बातों को, आज भले ही लॉकडाउन था तब हमने अपनी राम कथा के माध्यम से, हमने अपने अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की समाज को, और समाज रिकॉग्नाइज करता है। समाज इस बात की पैरवी करता है कि नहीं, सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए कोई संस्थान यदि कमिटेड है तो वह आलोक संस्थान है। इसलिए आज के दिन हमारे इस विपरीत परिस्थिति में भी मैं अभिभावकों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि वो हमारे इतने 53 वर्षों की तपस्या का इतना फल तो दे कि हमारी ये जो पूरी मंडली बैठी हुई है, इनके परिवार भी चलाने हैं। हमारे ड्राइवर, हमारे पियोन, हमारे शिक्षक, इन सबको कैसे हम आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे परिवार चला पाएंगे? क्या समाज को यह सोचना नहीं चाहिए कि एक शिक्षक अपने स्वाभिमान के खातिर सड़क पर जाकर ठेला नहीं चला सकता? ठेला चलाना बुरी बात नहीं है, चलाया जा सकता है, लेकिन क्या एक अच्छा श्रेष्ठ शिक्षक जो समाज को दिशा देने का काम कर सकता है, क्या वो जाकर सब्जी बेचेगा? ये विचार समाज को करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रही कि हम अपने ही शिक्षण संस्थानों को एक ऊंची, जिस कृणवंतो विश्व आर्यम की बात करने वाले शिक्षण संस्थान आज इतने हॉट वाटर में खड़े कि उनको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना चाहता। भीख मांगनी पड़ रही कि हमें हमारी पुरानी फीस भी दीजिए। फीस शब्द भी घटिया लगता है मुझे तो। जो मेहनत का जो हमारा मेहनताना वो जीविका चलाने के लिए वो तो दीजिए, ये प्रश्न है। हम सब इस विपरीत परिस्थिति में भी निकल के आएंगे। कठिन चुनौती है, मैंने अपनी बात रखी। हम अपने देश के लिए जो कर सकते हैं, चाहे वो हमारा नववर्ष का कार्यक्रम है, वो सनातन संस्कृति का हिस्सा है। हमारा योग है, हमारे ध्यान है, हमारे जन्मदिन मनाने की परंपरा है, हमारे अभिभावक संपर्क है, हमारी संस्कार सौरभ है। ये सब इस नई शिक्षा नीति के वो अभिन्न अंग है जो आलोक पिछले 50 वर्षों से निरंतर करता आ रहा है। हमको गर्व होना चाहिए। और ये बात अभिभावक भी जानता है, लेकिन अब समाज को और बताने की जरूरत है कि आलोक क्या है। आलोक के लिए सुखद समय आएगा। पूरी दुनिया के लिए दुखद समय चल रहा है, ये धीरे धीरे परिवर्तित होगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 वैक्सीन बनने की तैयारी में है, ट्रायल चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये कुछ न कुछ हमारे सामने हो, लेकिन हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ये कह के कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं जिम्मेदारी समाज को भी कह रहा हूं कि इन अध्यापकों की जिम्मेदारी भी समाज निभाए। इसके लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर ये एक आह्वान समझ लीजिए, एक निवेदन समझ लीजिए। मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात उन तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार पुनः 74वें इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय हुआ, अच्छा कार्यक्रम किया। मैं सोच रहा था बच्चे नहीं तो झंडारोहण के बाद फिर सीधे भाषण ही होगा, लेकिन आपने इनके पेट वेट नहीं हिलाया, इनके सबके वजन बढ़ गए। थोड़ा खड़े करके पीटी कराते तो थोड़े ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बैठे बैठे पीटी करवाई तो भी अच्छा है। आपने कम से कम थोड़े बहुत हाथ पैर तो नहीं हिलाए, हाथ तो हिलाए, नहीं तो कईयों के शोल्डर भी जाम हो गए होंगे, है ना। तो अच्छी बात है, आपने अच्छा कार्यक्रम किया, गीत भी गाए, कविता भी सुनाई, और प्रार्थना करिए रोज कि ये बुरा वक्त जल्दी से जल्दी निकले, स्कूल खुले। ये आत्मा इस स्कूल की बच्चों में है। मैं अभी सरकारी स्कूलों में गया था, कई सारे स्कूलों में गया, वहाँ बच्चे नहीं थे,
लेकिन मैंने कहा मैं बच्चों से मिलने आया था, लेकिन मिल अध्यापकों से रहा हूं। स्कूल की आत्मा बच्चे होते हैं, वो आत्मा फिर से लौटे, यही प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को और बड़ी राठौड़ी स्टाइल में फटाफट बढ़िया काम किया इन्होंने, लेकिन अच्छा किया, इसके लिए उनको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. Now it is time to end today's auspicious program of our Independence Day. My love for my nation is my worthiness. My love for my people is endless. All I desire for my country is happiness. Let us wish you a very happy day of freedom. Let us wish you a very happy Independence Day. We hope all of you enjoyed the program, and thanks to each and every one for joining the celebration. To give a formal